हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने पेपर 4 का सेक्शन डी और ई करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि ये जो आपकी है ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है। सो अगर आपको डायरेक्टली थेल्स थ्योरम या फिर इसको हम जानते हैं बीपीटी के नाम से, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर पेपर में आपको इन नामों से आती है तो आपको यही थ्योरम करनी है, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट आएगा तो उसका स्टेटमेंट यही है। ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखिए इस थ्योरम में आपसे क्या कहा है, एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट अस से इसका नाम है ए बी सी। ओके, अगर हम इसके किसी भी साइड, ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। मैंने एक लाइन बना दी पैरेलल। ठीक है, जो साइड बी सी दिख रही है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, इसका नाम रख देते हैं डी ई। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है ये जो साइड है ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर। ओके, तो प्रूफ करना है कि जो अदर टू साइड्स हैं आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ओके, तो यहां पर सबसे पहला जो गिवन वाला पॉइंट है आपका वो क्या है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ओके, एंड जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो ये है कि जो डी लाइन है, क्योंकि ये क्या कर रही है, कट कर रही है अदर टू साइड्स को। कौन कौन सी, एक ये वाली साइड को डी वाले पॉइंट पे और ये वाली साइड को ई वाले पॉइंट पे। तो ये जो रेशियो होगा ए डी अपॉन डी पी एंड ए ई अपॉन ई सी, वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। ओके, तो हमें प्रूफ करना है जो ए डी अपॉन डी बी है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, तो हम यहाँ पर जो हमारी साइड है, जो ए सी साइड है, ठीक है, इस पर हाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किस पॉइंट से, डी से। ओके, इसी तरीके से जो हमारी ए बी साइड है इस पर भी हाइट ड्रॉ करेंगे ई पॉइंट से और ज्वाइन कर देंगे बी और डी सी को। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट ड्रॉ करेंगे डी से, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको मान लीजिए डी एन। ओके, जो कि परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके से ई से यहाँ पे लिख दिया हमने ई एम एंड ज्वाइन कर देंगे हम किसको, बी ई को और डी सी को। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ज्वाइन भी कर देना है किसको किसको, डी सी एंड बीई को। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आप इस ट्राइंगल को देखिएगा, जो आपका, मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे हम, ए डी ई, और यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से आप देखिएगा, सिर्फ ये वाली हाइट को, ये वाली। ठीक है, ये जो है ई एम। ठीक है ना, तो अगर हम इसका एरिया लें, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी ई का, तो हम इसका एरिया क्या बोल सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, जिस पर 90 का एंगल बन रहा है वो बेस हो गया, तो ये ए डी हो गया। और हाइट क्या हो गई, हाइट यही हाइट जो हमने ड्रॉ करी है कंस्ट्रक्शन से, क्या है हमारी, ई एम। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। ध्यान रहे ट्राइंगल आपको ये वाला कंसीडर करना है, डी बी ई। ओके, ये जो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है ये डी बी ई, ये जो नीचे की तरफ है उसको। ठीक है, तो इसका भी एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBE, इसका एरिया हो जाएगा 1/2। बेस, देखिए बेस इसका क्या है, बेस आपका ये DB ही है इसका, ओके। लेकिन हाइट का ध्यान रखेंगे, हाइट इसमें आपको EM को ही लेना है, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे, हाइट को आपको EM ही लेना है, बिकॉज इस बेस पर अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो परपेंडिकुलर EM ही तो है, तो हम हमेशा परपेंडिकुलर को ही तो हाइट लेते हैं, तो बात ध्यान रहे, ओके। तो इसी साइड को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो उस पर हाइट यही है ना, इधर से हाइट हो जाएगी, ओके। अब देखिए ये क्यों किया था, अब आपको क्लियर होगी बात, क्योंकि हमें यहाँ पर AD और DB का रेशियो चाहिए था, ओके, LHS में। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया, LHS वाला लिख देते हैं ADE, वो हमारा इधर के LHS से डिवाइड होगा सेकंड वाले के DBE, और राइट साइड में क्या था आपका 1/2 AD इंटू EM, और सेकंड वाली इक्वेशन में था 1/2 DB इंटू EM, ओके। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका AD/DB आ चुका है एरियाज के इक्वल में, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें हमने इधर से करी थी यही चीज़ें अब हमें इस साइड से करनी है, AED, ओके। हाइट किसको लेके, DN को लेके, ओके। ऐसे ही नीचे ECD, हाइट यही लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर इस पर DN ही है, ओके। तो जब सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली, क्या लिख लेंगे, सिमिलरली। और ट्राइंगल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ फिर से, इस साइड इस तरीके से था जिसका नाम था ABC। इस बार मैं जो आपको कह रहा हूँ हाइट आपको ये वाली लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट D था, ये E था, यहाँ पे आपका N था, और इस साइड M था, बट मैं सिर्फ इसी साइड की बात कर रहा हूँ, तो आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। और ये वाली साइड, तो एक तो ट्राइंगल आपको ये वाला लेना है, तो इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ओके। जिस साइड 90 परपेंडिकुलर उधर से कवर करेंगे साइड AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है, ECD, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, AE/EC, जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था सेम वैसे ही। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों पार्ट को इक्वल में लाना है, बिकॉज हमारे फाइनली यही तो इक्वल आ जाए, हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कई बच्चों को देखा है मैंने, आंसर में सिर्फ इतना लिख देते हैं फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे आपको रीजन देना होगा कि आपने एरियाज को कैसे हटाया, ठीक है। जब तक एरियाज नहीं हटेंगे तब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ पाएंगे ना। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ट्राइंगल बनाया था ये वाला ABC, और यहाँ पे था DE, जब आपने यहाँ से एरिया कवर किया था ADE, ठीक है, तब आपने यही ट्राइंगल तो कवर किया था। दूसरी बार आपने इधर साइड से कवर कर लिया, पहले आपने इधर से किया था ADE, ठीक है, तब भी तो यही ट्राइंगल कवर हुआ था। और सेकंड टाइम पे आपने इधर से कवर किया यहाँ से, तब भी तो यही ट्राइंगल कवर हुआ। तो ये एरियाज तो आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो आप यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे क्या, कि जो एरिया है ट्राइंगल ADE का वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, बिकॉज ये सेम ही ट्राइंगल की बात कर रहा है। आप एक रूम का मेजरमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए इस कॉर्नर से, तब भी तो यही रूम मेजर करेंगे, और इधर से मेजर करिए तब भी यही रूम मेजर करेंगे, तो एरिया तो सेम हो जाएगा, ओके। बिकॉज ये आपका क्या है, सेम ट्राइंगल। अब नेक्स्ट नीचे वाले एरियाज को बराबर कैसे बताएंगे, तो वो देखिए। तो नीचे कौन कौन से एरिया हमने लिया था, एक तो ये ट्राइंगल DBE ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ECD ये वाला ट्राइंगल। तो ये इक्वल कैसे हुआ, तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल लाई कर रहे हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाई कर रहे हो, तो आपके दोनों ट्राइंगल के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ बता देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होगा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के,
रीजन क्या बताएंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे रीजन बताएंगे अच्छे से, कि लाई ऑन सेम बेस, जो कि क्या है, दैट इज डीई। देखिए एक ही बेस पर दोनों बन रहे हैं ना, डीई पे दोनों बन रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये पैरेलल का साइन बना दिया मैंने। और पैरेलल कौन है, हमें स्टार्टिंग से पता है डीई और बीसी पैरेलल है, ठीक है, दैट इज डीई पैरेलल बीसी। ओके, ये स्टेटमेंट बताने के बाद आप आराम से आप क्या कहेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, जो आपने लास्ट के तीन दो इक्वेशन बनाई थी 3 और 4, तो आप इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ओके, क्योंकि इसका जो एरिया होगा एडीई, वो इस एईडी को कट कर देगा, जो एरिया ऑफ डीबीई है वो ईसीडी को कट कर देगा, ठीक है। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा एडी अपॉन डीबी बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ पे देखिए एई अपॉन ईसी के। ओके, तो इतना आपको प्रूफ करना पड़ेगा जब आप थेल्स थ्योरम को प्रूव करने जाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है कि आपको इन पे हाइट ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको ट्राइंगल को एक बार इधर से कवर करना है हाइट लेके, और एक बार इधर से कवर करना है नीचे, सेम सिमिलरली इस साइड से, और उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रीजन देके एरियाज हटा देने हैं, और लास्ट में आपकी साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, प्रपोर्शन में हो जाएंगी, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ए पार्ट। देखिए इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन इस चीज को करूंगा। देखिए जब क्वेश्चन लंबा है तो मैं इसको लाइन टू लाइन जितना है उतना सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक 24 मीटर हाई टावर है, ठीक है, उसके टॉप पर, ये टॉप पॉइंट है, ओके, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हमने एक प्लेन बना दिया नीचे। यहाँ पर एक और टावर है उसके फुट से, तो इसके फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फुट उसका यहाँ पे होगा दूसरे टावर का, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। अब इस वाले टावर के टॉप पर फर्स्ट वाले टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर मैंने एक टावर को बड़ा और एक टावर को छोटा क्यों बनाया, तो देखिए जो एंगल आपका ज़्यादा है, ठीक है, वो उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ओके, और जो छोटा वाला एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री। तो कॉमन सी बात है, जब कोई थोड़ा ऊपर देखेगा तभी तो 60 डिग्री का बनेगा एंगल, सेम प्लेन पे देख रहे हैं, और दूसरा अगर कम एंगल पे देखेगा तो अपने आप ही वो दूसरा वाला टावर छोटा होगा, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने इसको छोटा बना रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, height of the other tower, and also find the length of wire attached to the top of towers। तो कुछ पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें सॉल्व करनी है। एक, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स ये हो गई, उसको x बोल देते हैं। फिर हाइट ऑफ अदर टावर, दूसरा टावर ये था उसकी हाइट ये मान ली h। और थर्ड पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना, मतलब सॉल्व क्या करना है, कि जो टॉप है दोनों टावर के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टॉप ए है और ये टॉप बी है, तो इनके बीच का जो वायर अटैच्ड है इन पे, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ओके। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं वाई, ओके। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। अब इस डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जो जो हमें चीजें चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक और कलर का यूज कर लेता हूँ, तो रेड कलर से वैसे करता हूँ। एक काम हम करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वल होती है ना, तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक ट्राइंगल बनेगा, तो हम इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इसको कुछ नाम देते हैं सी पॉइंट, ओके, यहाँ पे बोल देते हैं डी, और यहाँ बोल देते हैं ई, ओके। अब हमारा आराम से यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा, तो हम ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे। इस ट्राइंगल में भी ये 90 है और इस वाले ट्राइंगल में भी ये 90 है, ठीक है।
ये एच है, बी से ई तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, तो सी से डी तक की वैल्यू भी एच होगी क्योंकि पैरेलल लाइन सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे डी से ई तक एक्स है, तो सी से बी तक की वैल्यू भी क्या होगी, एक्स होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ओके, अब हम इस डायग्राम को 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो हमें एक नोन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये 24 हमारा नोन वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं जो ट्राइंगल लूंगा, वो ट्राइंगल लूंगा मैं कौन सा, एन ट्राइंगल ए डी ई। ओके, ट्राइंगल मैंने ले लिया ए डी ई। आप डायग्राम को भी देखते रहेगा, समझ जाएंगे आप। तो ए यहाँ पे लिखा है मैंने, डी ऐसे लिखा है और ई ऐसे लिखा है। आप बड़े वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ए है, डी है और ये ई वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैंने इसको कंसीडर किया। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। सामने जो हाइट है बड़े वाले ट्राइंगल की, वो कितनी दे रखी है, 24 मीटर, जो टावर हमें दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, एक्स वैल्यू चाहिए। ओके, अब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सामने, और ये होता है बेस। तो रेशियो हमारा हो गया 10 का रेशियो। तो 10, एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है एक्स, 60 होता है हमारा √3। तो ये हो जाएगा 24/x, डिवाइड से एक्स ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और √3 जो है हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, तो रूट के नंबर से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 24√3, और √3 की 2 बार मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया। 3 से 24 को कट कर देते हैं, 3 8 ज़ा 24। तो फाइनली जो आपका आंसर आया है 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू दी नहीं थी, तो हम इसको फाइनली यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर, जो कि क्या होती है हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। कितनी आ गई, 8√3 मीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल में। ओके, अब सेकंड ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूँ, आप डायग्राम को भी देखिएगा। मेन वाले मैंने ये ट्राइंगल लिया है, कौन सा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और जिसमें यहाँ पे बी है। इस वजह से, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 8√3, जो हमारा बेस था। ठीक है, आप देख सकते हैं। और हमें निकालनी थी हाइट ऑफ सेकंड टावर। ओके, एंगल हमारा है ही दूसरे वाले में कितना, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल बी ई डी बोल रहे हैं या बी ई बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 लगेगा, 10 30, बिकॉज सामने परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है। तो सो परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू हमारी 8√3। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा h/8√3। ये 8√3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ सेकंड टावर आ गई आपकी 8 मीटर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइट आ गई कितनी आ गई, 8 मीटर। और हमें पता है कि सामने पैरेलल लाइन चलती है, तो ये हिस्सा भी कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ये हम थर्ड स्टेप में हम करेंगे सॉल्व। क्यों करेंगे, क्योंकि अब आप जो ट्राइंगल लेंगे वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं इस मेन डायग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पर ट्राइंगल का नाम देख लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या था, ACB। तो ये था हमारा ट्राइंगल ACB। एंगल हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि जो x की वैल्यू थी, क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू 8√3 थी, ऊपर पैरेलल लाइन गई थी, तो ये भी कितना हो जाएगा 8√3, पैरेलल लाइन ऊपर चले गए। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 8√3 मीटर। और AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो देख लीजिए। तो देखिए, जो AC वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा पूरी टोटल जो हाइट है बड़े वाले टावर की 28, उसमें से h को माइनस करके निकल जाएगी। ओके, और h हम यहाँ निकाल चुके हैं 8, तो सामने भी यहाँ पे 8 ही है। तो 24 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 मीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई 16। अब देखिए यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, तो रेशियो नहीं लेंगे हम। यहाँ पे हम लगेंगे पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ तो 90 बन रहा है और ये होता है हाइपोटेनस। दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 256। 8 स्क्वायर हो गया 64 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका 192, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 448। क्लियर है? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब 448 स्क्वायर रूट तो होता नहीं है प्रॉपर किसी का, बट हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो टू का पेयर मिल गया तो टू बाहर आ गया, इस पे टू का पेयर मिल गया तो ये भी आ गया, और ये टू का मिल गया तो ये भी टू बाहर आ गया। 7 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर रह गया। तो जो हमारा फाइनली आया तो 2 2 4, 4 2 8, 8√7 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या गया, वायर की लेंथ आ चुकी है जो कि अटैच था दोनों टॉप से। ओके, कितनी आ गई है, 8√7 मीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप में जो सॉल्व किया है, तो इससे हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका देखिए बी पार्ट। इसमें लिखा है अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर if the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that height of the center of balloon is root 2 times its radius। इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताता हूँ। इसमें लिखा गया है, एक स्फेरिकल बलून बना देता हूँ मैं साफ साफ, ठीक है, समझ आएगा इसको। अब इसका अपना एक रेडियस होगा, ठीक है, हमने एक रेडियस बना देते हैं यहाँ पे। ओके, अब एक ऑब्जर्वर है तो उसकी आई से रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बोला गया हमें 60 डिग्री। तो ओके, वो कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर की आई से सेंटर पर एंगल बन रहा है। सेंटर ये है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। कितने का बन रहा है, लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन हमेशा कहाँ से बनता है, हॉरिजॉन्टल से बनता है। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, एक प्लेन ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 45 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 45 डिग्री। ओके, अब प्रूफ क्या करना है आपने, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून मतलब ये जो हाइट है ये सेंटर की, एच हमने बोल दी, वो √2 टाइम्स रेडियस की होगी। ओके, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए, आपको पता है कि किसी भी सर्कल में आउटर पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसके साथ टेंजेंट पे कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये रेडियस था, यहाँ ये टेंजेंट के जैसे ही बिहेव कर रही है, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। इस तरीके से यहाँ भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ओके, हमने थ्योरम पढ़ी है। और अगर हम इस लाइन को देखें तो ये ऐसे जुड़ी हुई है और बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मेन डायग्राम में आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं इतने डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका कुछ नेम रख देता हूँ, चलिए इसको बोल देता हूँ ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए एज अ ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो ट्राइंगल है हमारे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। हमने थ्योरम पढ़ रखी है 10.2। तो हमारे जो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के। किससे किया था हमने, बाई आर एच एस। ओके, ये ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हमारे पास 90 का एंगल भी था। ओके, हाइपोटेनस भी बराबर था, और हमने कोई साइड ले ली थी ये वाली, ठीक है, रेडियस वाली। तो सीपीसीटी से हमारा ये बराबर हो गया था, हमने देखा था ना। बट यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं बराबर, ये वाले एंगल। ओके, तो कौन कौन सा एंगल, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ ए सी के, किससे, बाई सी पी सी टी। और देखिए अगर पूरा एंगल 60 है तो दोनों एंगल हाफ हाफ बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे, 30 डिग्री। तो यही मुझे समझाना था आपको कि जो इतना पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर आपको डायरेक्टली पता है चीज़ें तो आप कह सकते हैं, ठीक है, डायग्राम के बाद। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ओके, जो हमारा ये ट्राइंगल है ए सी ओ। ओके, तो मैं इस ए सी ओ को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक है। ये एज अ रेडियस काम कर रहा है। मैं ए ओ की वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है। ए से ओ तक की वैल्यू को मैं कुछ बोल देता हूँ वाई, और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। अभी हाफ बता दिया था आपसे। तो ये कौन सा रेशियो है, तो ये रेशियो आपका सामने है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस।
तो ये होता है आपका साइन का, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनस है वाई। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके। तो वाई यहाँ जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2r, ओके। एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो एओ की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है हमने, अब आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है, ये वाला ए ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को देखना है, ए ओ डी, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। अब ये ए ओ डी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल हमें पता है 45 डिग्री। ओ डी की वैल्यू को हमने एच माना है, जिसको हाइट बताया गया है क्वेश्चन में, हमें प्रूफ भी चाहिए भी उसमें, ठीक है। और ए ओ की वैल्यू को अभी हमने जो ये वाई माना था उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर भी फिर से क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेनस, तो ये भी साइन का रेशियो होता है। साइन 45, परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटेनस है वाई। 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ओके। एच हमें चाहिए था, और वाई को अभी हमने सॉल्व किया था 2r की फॉर्म में, तो यहाँ पुट कर देते हैं। डिवाइड का 2r यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2r/√2 इक्वल टू एच, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि हम यहाँ √2 आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कर देते हैं। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे हम, 2r है, नीचे √2 है, तो √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ओके। तो ये हो गया आपका 2r इंटू √2, और यहाँ पे √2 और √2 की मल्टीप्लाई होकर आ गई 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h के इक्वल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है √2r, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स r हो जाएगी, ओके। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको बस ध्यान से डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन 34, अ chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment of circle. Also find the area of major segment of circle. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमें एक सर्कल है, उस पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड कहीं भी मान लेते हैं हम, ये है, ठीक है। इसको हम कॉर्ड बोल देंगे। सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, सभी जानते हैं, ठीक है। वो सेंटर, सेंटर यहाँ पे रख देते हैं, सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैंने 60 डिग्री बना दिया यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या बताना है, जो माइनर सेगमेंट है करस्पॉन्डिंग, उसका एरिया। माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये छोटा वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। सभी जानते हैं कि जो कॉर्ड है और जो आर्क है उसके बीच में बनने वाला जो एरिया है वो क्या करेगा, माइनर सेगमेंट। तो एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ये वाली, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। और एक आपको मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है ऊपर वाले की, ओके। जो ऊपर वाला है वो हमारा बड़ा वाला सेगमेंट जो है मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है ये जो माइनर वाला पार्ट है वो कैसे निकल सकता है, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, ओ ए बी, यहाँ पर ये है आपका माइनर सेगमेंट। अगर हम इस सेक्टर में से, क्योंकि हमें पता है जो ओ ए बी पूरा पार्ट है वो सेक्टर है, इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओके। अब देखिए सेक्टर का एरिया सभी जानते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस, अब ट्राइंगल कौन सा है ये समझा देता हूं मैं आपको। अगर आपका एंगल 60 डिग्री आ गया, ठीक है, डायरेक्टली पता होना चाहिए, जब भी 60 डिग्री आएगा तो आपको जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। रीजन आप सभी जानते हैं, रेडियस बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो 60 + x बराबर 180, ओके। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 120, ये जाएगा 2x, 2 से कट जाएगा तो ये भी तो 60 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ओके। 90 आता है तो राइट एंगल, 60 आता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया
तो ध्यान रखेंगे ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड को ए बोलते हैं तो साइड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें रेडियस दे रखा था, तो मैं रेडियस की वैल्यू लिख देता हूँ। रेडियस की वैल्यू थी आपकी 14, ठीक है, तो ये 14 हो गया। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड भी इसकी क्या होगी, 14 ही होगी। ओके, सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसकी नीड है नहीं, बट आपको बता दिया। सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब यहाँ वैल्यू अगर हम रखें तो ये कितना है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमसे कहा नहीं था तो 22/7 इंटू आर की बात करें तो आर रेडियस है हमारा जो 14 है, माइनस स्क्वायर था 2 बार लिख दिया, √3/4। ए की वैल्यू क्या है, साइड ही है, साइड भी तो 14 ही है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं वरना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, तो ऊपर जो है वैल्यू आएगी 22 इंटू 14। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 308, और अपॉन में 3 बचा था तो 3 आ गया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 2 जा, 2 7 जा, और यहाँ पे भी 2 से कट कर देते हैं, 2 7 जा, तो ये 7 7 जा कितना आ गया 49√3। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू तो दी नहीं थी। और यहाँ देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 308/3, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। मैं 2 प्लेस तक ले लेता हूँ, आगे 2 भी होता है ऐसे कई बार, 1.7 भी लेते हैं। हमसे कुछ बोला नहीं था वरना यही भी आंसर हो जाता, ठीक है। बट मैं इसको सॉल्व करके अगर देखूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसको भी एक आध प्लेस तक सॉल्व कर लेता हूँ, 3 1 3 0, 3 2 6, बचेंगे 2 और 0 बढ़ाएंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, तो फिर 6 6 चलता रहेगा। तो मैं इसको इतना लिख देता हूँ, ठीक है, 49 की 1.73 से, ठीक है, 4.77 माइनस करते हैं इसको, 34.77 को, ये 0 हो गया, ये आ गया आपका 17.90, ठीक है, 17.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये आ गया। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आपका आंसर यहाँ भी आ जाएगा अगर आपको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 A part. The ratio of 11th term to the 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to the 21st term of the same AP. Find ratio of the sum of 5th term to the 21st term. क्वेश्चन में हमसे कह रखा है, रेशियो दे रखा है 11th टर्म टू 17th टर्म, ठीक है। तो 11th टर्म होता है A11 और 17th टर्म होता है A17। इनका रेशियो दिया है, मतलब अपॉन दिया है, कितना दिया है 3:4। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। तो A11 आपका ओपन होता है A+10D और A17 ओपन होता है A+16D, इक्वल में 3/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड का 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में A+10D के पास में दोनों के साथ जाएगा, और यहाँ 3 के पास आ जाएगा A+16D। ओके, आई होप इतनी बातें क्लियर है, सभी जानते हैं। ब्रैकेट जरूर लगाएं, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म है, ठीक है। 4 की ए से कराई 4 है, 4 10 ज़ा 40, 3 की ए से कराई 3 है, 3 16 ज़ा 48। नाउ ए वाले पार्ट को ए के पास ले जाएंगे तो ये जाएगा 4a - 3a, और डी वाले पार्ट को डी वाले के पास ले जाएंगे तो 48d के पास चला जाएगा 40d। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a = 8d। एक रिलेशन आ चुका है a और d के बीच में, ठीक है। आगे जो हम यूज करेंगे, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, मतलब सेकंड हिस्से पे जाते हैं। तो फाइंड करना है रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। तो 5th टर्म हमारा होता है A5 और 21st टर्म होता है A21। इनका रेशियो फाइंड करना है, तो इसका रेशियो बहुत आसानी से निकल जाएगा। A5 ओपन कैसे होता है वो सभी जानते हैं, A+4D, और ये जगह A+20D, ठीक है। एक कम हो जाता है, हम सभी आराम से इसको कर लेंगे इतना। अभी हमने एक रिलेशन बनाया A = 8D, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 8D + 4D, और अपॉन में भी ऐसे 8D + 20D। 8 + 4 हो गया 12D, बिकॉज दोनों के पास D है, यहाँ हो जाएगा 28D। D से D कैंसिल हो गया आपका। अब हम इसको 4 से कट कर देते हैं, तो 4 3 ज़ा और 4 से 4 7 ज़ा, तो यहाँ पे जो रेशियो आया वो आया आपका 3/7 या 3:7, ठीक है। तो हमारा ये 25th टर्म के साथ
21st टर्म का जो रेशियो है वो आ चुका है 3:7। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या था, सम ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21st टर्म, सम का रेशियो भी पूछा था। अब सम होता है हमारा एस एन, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म बोला तो S5 और 21st टर्म का रेशियो। सम के लिए हमें सम ओपन करेंगे। ओके, तो देखिए सम कैसे ओपन होता है, तो n/2, n यहाँ पे 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, नीचे ओपन करेंगे 21 के अकॉर्डिंग, तो 21/2 2a प्लस 21-1 इंटू डी। ओके, टू के प्लेसेस को हम कट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ, तो दोनों को कट कर दिया हमने। यहाँ बचा 5, नीचे बचा 21। अभी हमने ए और डी में रिलेशन निकाला है, चाहे तो हम यही पुट कर लेंगे वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक 2, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 8d प्लस 5 में से 4 बन गया, 4 हो गया 4d, अपॉन में आता है 2 इंटू, यहाँ भी हम 8d लिख लेते हैं वैल्यू ए की, 21 में से 1 माइनस किया तो आ गया 20d। ओके, आ जाएगा आपका 5/21, 16d प्लस 4d, 16d प्लस 20d। सॉल्व करते हैं, 5/21, 16 प्लस 4 हो गया 20d, और ये रहेगा 36d। डी से डी कैंसिल, 2 से कट करते हैं, 2 10 ज़ा, 2 18 ज़ा, फिर से 2 से 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा। तो फाइनली आपके पास बचते हैं 5 और 5, 5 5 का मल्टीप्लाई 25, और 21 और 9 का मल्टीप्लाई 189। और ये दोनों नंबर ही अपने आप में किसी से कटेंगे नहीं, क्योंकि ठीक है ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से तो कैंसिल हो नहीं रहे। तो फाइनली आपका आंसर यही आ जाएगा 25:189। किन का, सम ऑफ 5 टर्म टू सम ऑफ 21 टर्म्स का रेशियो आ गया 25/189, या बोल सकते हैं 25:189। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम इसके और वाले पार्ट को करते हैं, बी पार्ट को। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 250 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 logs in the bottom row, 21 in next, 20 in the next to it, and so on. Okay, in how many rows are 250 logs placed and how many logs are there in the top row? तो यहाँ पर क्या रखा है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लॉग प्लेस कर रखे हैं ना, तो ये टोटल 250 लॉग्स हैं। तो जो एस एन की वैल्यू है, टोटल मतलब एस एन कितना दे रखा है 250 लॉग है, इनको इस तरीके से प्लेस करना है कि जो बॉटम है, ठीक है, सबसे नीचे, जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें हमारे 22 लॉग्स होने चाहिए, उससे ऊपर 21 होने चाहिए, एंड सो ऑन, इसी पैटर्न में ऊपर 20, ऐसे करके इनको प्लेस करना है। तो हमें बताना है कितनी रोज वहां पे होंगी। ओके, और सबसे टॉप वाली रो पे कितने होंगे। अब देखिए ये क्या है, एपी को फॉलो कर रहा है। देखिए पहले वाले में 22, फिर 21, फिर 20 एंड सो ऑन। और आपको एक तो बताना है ए एन, एक्चुअल में जब हम यहाँ से जाएंगे ना बॉटम से ऊपर की तरफ, तो लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, लास्ट में हम पहुंचेंगे कहाँ पे, ए एन पे पहुंचेंगे ना। जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो लास्ट में हम ए एन पे पहुंचेंगे। तो ये ए एन हमें बताना है, और एक बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। क्लियर है, एन की वैल्यू। तो बस इसको आराम से कर लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया पहली वैल्यू, डी की वैल्यू जाएगी -1, बिकॉज ए पी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कितने से, एक से डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आप वरना डी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं और साइन आ जाएगा माइनस का, बिकॉज ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये वाली वैल्यू A1, ये वाली वैल्यू A2। ठीक है, बाकी डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो देखिए एस एन इक्वल टू, बिकॉज सम की बात करेंगे तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एस एन की वैल्यू हमें 250 दे रखी है, एन हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू हमारी 22 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू हमारे पास है -1। ओके, डिवाइड का 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 2 44। अब देखिए यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो -1 की प्लस एन से होगी तो ये माइनस ही बन जाएगा। अब बाहर का साइन प्लस है तो एक्चुअल में ये साइन
सॉल्व करेंगे तो माइनस ही आना है, ठीक है। तो माइनस का n, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा 1। ओके, क्लियर हो गई इतनी सी बात। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 500, हो जाएगा n, ये नंबर दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे 45 माइनस n, n अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 500 इक्वल्स टू 45n माइनस एन स्क्वायर, बिकॉज इसके साथ भी होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए इस साइड ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा इक्वल के, और ये तो अपने प्लेस पे ही है तो वो वही रहेगा, ठीक है। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 500 दे, ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो 500 ही चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 45 चाहिए, ओके। तो देखिए, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 500 के, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट अगर फैक्टर बनाए तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, 500 ज़ा, फिर 5 से करते हैं 5 2 ज़ा, 5 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, यहाँ देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, अब 20 और 25 मिलके कितना दे देंगे, 45 दे देंगे, ओके। अब मल्टीप्लाई करके फैक्टर तो है ही इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। साइन को ध्यान रखेगा, अब अगर हम दोनों को माइनस में ऐड करें ना, तभी आपको माइनस का 45 मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 25n माइनस 20n और प्लस में 500 इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि माइनस 25 और माइनस 20 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 500 भी देते हैं, कॉमन ले लेते हैं n माइनस 25, अगले ब्रैकेट में वही आएगा। अब ये टर्म बनाना है तो यहाँ पे साइन देखिए माइनस है, तो माइनस का 20 बाहर ले लेंगे इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे हम एक फैक्टर बना n माइनस 20, एक बना n माइनस 25, एक बार n माइनस 20 को 0 के इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू आ गई 20, और एक बार n माइनस 25 को रखोगे तो n की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए दोनों वैल्यूज आ रही हैं, अब कौन सी वैल्यू हमारी होगी उसको चेक करने के लिए हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए मैं पहली वैल्यू रखता हूँ 20, ठीक है, 20 रो बनेगी, तो ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू 22 थी, एन यहाँ पे इस केस में 20 आया, डी की वैल्यू -1 आई, तो 22, 20 में से 1 गया 19, और 19 की जब 1 से कराएंगे तो 19 ही आना है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो फाइनली ये आ गया 3, ओके, तो ऊपर 3 होंगे। नेक्स्ट केस करते हैं, जब एन की वैल्यू 25 थी, तो ए एन इक्वल्स टू 22 प्लस 25 माइनस 1, डी तो हमारा वही है, तो ये जाएगा 24, 24 को 1 से करें 24 ही आना, लेकिन माइनस में आएगा, और यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, ठीक है। अगर जनरली क्वेश्चन होता तो हम ए एन को यहाँ माइनस में आ सकता था, ठीक है, बट ये एक रियल लाइफ वैल्यू है कि कितने लॉग्स होंगे सबसे ऊपर, तो आप ये माइनस तो नहीं बोलेंगे ना, तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा इस केस के लिए, हो गया 3, तो सबसे ऊपर आपके कितने हो जाएंगे, 3 लॉग्स प्लेस होंगे, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अगला नाउ हम लोग करेंगे सेक्शन ई, ठीक है। इसमें हमारे 3 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो 36 क्वेश्चन को देखते हैं। While designing the school yearbook, a teacher asked the student that length and width of particular photo is increased by x units, each to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide. Based on the information, हमें आंसर करना है, ठीक है। तो यहां पर बोल रखा है स्कूल ईयर बुक डिजाइन करते टाइम, ठीक है, एक स्कूल ईयर बुक आप देख रहे होंगे, तो जो उसकी लेंथ है, जो पहले 18 सेंटीमीटर थी वो बढ़ा दी गई है x यूनिट्स, ओके, और जो ब्रेथ थी हमारी 12 सेंटीमीटर वो भी बढ़ा दी गई है कितनी, x यूनिट्स। तो जो न्यू फोटो है तो वो इस तरीके से उसकी डायमेंशन बनेगी, ओके। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो पहले सिर्फ यहां तक थी 18, इसको x ऐड कर दिया उसमें, इसी तरीके से यहाँ पे 12 था, इसमें भी x ऐड कर दिया, तो सेम मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ओके। तो हमारी जो ओरिजिनल वाली है वो ये है, ओरिजिनल मैं बीच में लिख दे रहा हूं, और जो न्यू वाला है वो डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा, न्यू फोटो, ओके।
आई थिंक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हम कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख लेंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाए। तो ओरिजिनल की जब डायमेंशन लिखेंगे हम, तो ओरिजिनल फोटो के लिए मैं अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करूं, तो लेंथ थी 18 और ब्रेथ थी 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। और जो न्यू वाली फोटो है उसमें जो टीचर ने कह रखा था उस 18 में x को ऐड कर दिया, यहां से यहां तक 18 था, तो जब x को ऐड कर दिया, ओके, तो जब 18 में x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स, तो लेंथ हो जाएगी 18 प्लस एक्स। इसी तरीके से ब्रेथ, तो ब्रेथ में भी 12 में x ऐड हो जाएगा, ओके। तो नए फोटो की जो लेंथ और ब्रेथ होंगी वो हम लिख देंगे, लेंथ हो जाएगी 18 प्लस एक्स सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 12 प्लस एक्स, ओके। आई थिंक इतनी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए आपको पहला आंसर क्या करना है, इसमें क्या रखा है, राइट अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्ट द अबव प्रॉब्लम। अब एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है जो इस प्रॉब्लम को बताती है। तो यहां पर एक लाइन लिखी थी, उसको हम देख लेते हैं। जब हमने x यूनिट्स बढ़ा दिया तो जो एरिया है वो डबल हो जाएगा एरिया ऑफ द फोटो, मतलब ओरिजिनल वाली फोटो का, क्लियर है। तो जब हमने न्यू एरिया की बात करेंगे, हम न्यू फोटो एरिया है वो डबल हो जाएगा, डबल मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, ओरिजिनल फोटो के एरिया के, ओके। अब यहां पर जो शेप है वो कैसा शेप है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो देखेंगे। तो रेक्टेंगल न्यू के अकॉर्डिंग हमने कैपिटल L इंटू बी लिया था और ओरिजिनल वाले में हमने स्मॉल लिया था, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल L की वैल्यू थी 18 प्लस एक्स, ब्रैकेट जरूर लगाएं। इसकी वैल्यू थी 12 प्लस एक्स और ओरिजिनल वाले की जो लेंथ थी वो थी 18 और ब्रेथ थी 12, ओके। आपको सिर्फ यहां पर अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना था, मतलब आपको सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन बना देनी थी जिसमें आपके ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये नंबर वाले पार्ट को, बट इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो पहला हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड में लिख रखा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब जो इक्वेशन आई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 18 की मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों से, ठीक है, फिर x की करा देंगे इन दोनों से। तो सिंपली हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 18 की पहले कराते हैं 12 से, तो 18 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस फिर 18 की x से कराई, ये हो गया 18x, फिर x की 12 से कराई, ये हो गया 12x, और फिर x की x से कराई तो ये हो गया x²। और आगे आपका 2 इंटू 18 इंटू 12 है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं बट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए पहला टर्म होता है x², वो इसी साइड लिखा है और पॉजिटिव भी है तो हम इसको पहले लिख देंगे। फिर आते हैं x वाले टर्म, वो जो कि बीच में है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, तो इनका ऐड हो जाएगा 30x, और नंबर को लिख देंगे हम लास्ट में 18 इंटू 12। यहां से इस नंबर को इधर ले आएंगे तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 18 इंटू 12 इक्वल में बचेगा 0, ठीक है। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पर आपका ये टर्म दोनों साइड कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहां पर आ गया 1 और यहां बचेगा 2, बिकॉज वो पार्ट तो कॉमन था, इक्वल टू 0। तो x² प्लस 30x, 18 और 12 को आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका आ जाएगा 216, और 1 में -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड आंसर पे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया आपका, यहाँ 30x है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, x² प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, ओके। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या रखा है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द इनलार्ज फोटो, ओके। अब न्यू डायमेंशन बतानी है, मतलब कैपिटल L और कैपिटल B की वैल्यू बतानी है, मतलब 18 प्लस एक्स
और ये था आपका 12 प्लस एक्स। इसके लिए आपको एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स तभी सॉल्व होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी है वो हमने भी निकाली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से। तो हमारी इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगता है आपका, इसमें आपकी ये वैल्यू को आप a बोलते हैं। आज मैं इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको b बोलते हैं और ये आपका c हो गया, ठीक है। अब आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो जो इक्वेशन होती है उसको इक्वल में बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम होती है तो आपको कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और वहां मेंशन ना हो किस से करो तो आप यही लगा देना, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, यहाँ पे भी 30 है। एक्चुअली b की वैल्यू 30 थी, मैंने साइन माइनस लिखा है, ठीक है। 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 216 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1, ठीक है। सारी वैल्यूज को बस पुट कर दिया मैंने यहाँ पे देख के, a b और c। साइन का जो ध्यान रखेंगे। अब 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 216 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 864 और अपॉन में 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 900 में इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 6 9 और 8 हो गया 17, ओके। और यहाँ पर है आपका रूट अपॉन में 2। अब 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है वो चेक कर लीजिए। 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, ओके। देखिए 2 का पेयर मिल गया तो एक तो 2 बाहर आएगा और 441 तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। 441 होता है 21 का, ओके। मैं डायरेक्ट भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 21 का स्क्वायर होता है तो ये पार्ट अभी रूट के अंदर था, जो बाहर निकलेगा 21 ही आएगा, ओके। अब दो वैल्यूज आई है यहाँ पर x की, तो पहली वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 30 प्लस 21 2 जा 42 अपॉन 2। 42 में से 30 गया, ये बचा आपका 12 अपॉन 2। सॉल्व किया तो प्लस का 6 सेंटीमीटर आया। दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो माइनस का 30 माइनस का 42 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 72 अपॉन 2, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर, जो कि नहीं होगा पॉसिबल, ओके, बिकॉज साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा आंसर हो गया 6, ओके। अभी हमें डायमेंशन बतानी थी, तो पहली जो लेंथ की वैल्यू थी वो थी आपकी 18, न्यू वाले की बतानी थी ना, 18 प्लस एक्स। तो 18 प्लस 6 कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। और एक्स तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट और पार्ट में क्या कह रखा है, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई रेशनल वैल्यू है एक्स की जो कि नया एरिया 220 बना दे। अब देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी आपकी 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स इक्वल टू एरिया, ठीक है, वो जो 2 टाइम्स करके दिया था। बट इस बार आपको एरिया ऑलरेडी दे दिया है, कितना हमें बनाना है, 220। क्या ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है, इसी फ्रेम की बात कर रहा है वो, कि हमारा एरिया आ जाए 220, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये वाली साइड तो हम सॉल्व कर चुके थे पहले भी। इस वाली साइड को सॉल्व करके हमें क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18 इंटू 12, ओके। मतलब इतने टर्म मिल रहे थे हमें यहाँ पे। उधर से 220 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 216। आप ये बात समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। बहुत वही पुराना वाला जो हमने यहाँ सॉल्व किया था, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट को बस मैंने लिखा है और सामने इस बार 220 दिया तो उसको लिया है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, 216 से 220 माइनस किया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखिए अब रेशनल वैल्यू x की कैसे मिलेगी, जब हमारा वो नंबर पूरी तरीके से p/q की फॉर्म में आ जाए, मतलब रूट वाला पार्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो इसके लिए ना हमेशा डिस्क्रिमिनेंट चेक किया करो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d। तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही पार्ट तो हमारा रूट के अंदर आता है ना, माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं ना। और अगर ये रूट ही सॉल्व हो गया तो हमारी वैल्यूज भी रेशनल हो जाएंगी। क्लियर होगी मेरी बात? तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, 30, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू -4। ये हो गया 900, माइनस और माइनस हो गया प्लस। अच्छा, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 916। ओके, और हमें पता है डी जो है रूट में आएगा। तो अगर हम रूट डी की वैल्यू सॉल्व भी करते हैं ना 916, तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 916 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना वहां पे। तो जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो रूट में एक नंबर बचा रहेगा, और रूट में अगर कोई नंबर है तो ये हमारे से क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि पार्ट नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पर आपका एरिया 220 हो जाए, मतलब रेशनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप ये केस स्टडी आपको समझ में आई हो। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी 37, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivision of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table given below shows the subdivision wise seasonal monsoon rainfall in mm in 2018. Okay, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो सीजनल रेनफॉल कितनी हुई है, किस किस डिवीजन में कितनी रेन हुई है, इसको बताता है। तो वो एक टेबल के थ्रू बता रखा है रेनफॉल, और ये होता है एमएम में। ओके, मिलीमीटर में होता है ना, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। तो अब ये 2018 का डेटा लिया गया है और नंबर ऑफ डिविजन्स दिखा रखे हैं, तो बस आपको बस डेटा पे ध्यान देना है। अब ये ग्रुप में दे रखा है 200 से 400, और यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम सभी जानते हैं इस पार्ट को बोलते हैं क्लास, बिकॉज क्लास फॉर्म में दे रखा है। और इधर वाले पार्ट जितने भी लिखे हुए हैं वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमें पहला पॉइंट निकालना है मॉडल क्लास, दूसरा बताना है मीडियन। ओके, और इसी का और पार्ट है रेन, मीन रेन बतानी है, मीन रेन। और थर्ड पार्ट में हमसे आगे कुछ और पूछा है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मॉडल क्लास बतानी है। मॉडल क्लास के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की हमारी जो टेबल है वो यहाँ पे बना रखा है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7। ओके, तो यही हमारी जो क्लास होगी, ये पूरी की पूरी ये वाली क्लास, ये बन जाएगी हमारी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की वैल्यू बतानी है पर्टिकुलरली, तो ये आंसर होगा 600 से 800। तो पहले का आंसर आ गया है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड में बताना है मीडियन। ओके, अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, तो देखिए मैंने पहला आंसर लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला आंसर आपको चल चुका है, कितना हो चुका है, 600 से 800। नाउ ये फ्रीक्वेंसी है, मीडियन में आपको एक और टेबल चाहिए होती है जिसको बोलते हैं सी एफ। तो मैं यहाँ पे सी एफ बना देता हूँ, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सी एफ कैसे बनती है, पहली वैल्यू को पहले लिख दिया 2। ओके, और सेकंड जो वैल्यूज हैं इनको अब हम ऐड करते रहेंगे। तो अब 2 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 6 का 7 को ऐड किया तो आ जाएगा 13। नेक्स्ट 13 के साथ 4 ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 17। फिर नेक्स्ट 2 के साथ ऐड किया तो आ जाएगा आपका 19। ऐसे नेक्स्ट के ऐड किया तो जाएगा 22, और फिर ये हो जाएगा 23, और लास्ट में ये आपका 24। ओके, नाउ क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है n/2 की, मीडियन क्लास पता करने के लिए। n कितना है, n यहाँ पे टोटल होता है। तो टोटल किसको बोलते हैं, टोटल जो इन सबका सम आएगा, जो कि 24 ही आ रहा है लास्ट वैल्यू। तो 24 का हाफ कर लेंगे, 24 का हाफ होता है 12। अब क्या करेंगे आप, सी एफ में देखते हैं 12 से बड़ी वैल्यू। ओके, तो 12 या 12 से बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है सी एफ में, तो सी एफ में 12 से बड़ी वैल्यू जो है हमारी, ये तो आ रही है इसी ग्रुप में, जो कि 13 है ना। तो आप इसी को क्या बोलेंगे, ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ओके, सारी वैल्यूज को लिख देते हैं, सारे पॉइंट्स आपको पता ही होंगे। अब हम आराम से इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए कौन सी वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारी क्लास आई है 600 से 800, मैं उसी क्लास को लिख रहा हूँ। ओके, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो आपकी 7 आई है। सी एफ की वैल्यू जो आई है वो याद रखेंगे हम, ये 13 वाली नहीं होती है, इसके ऊपर वाली होती है, ठीक है। तो जो सी एफ की वैल्यू आएगी वो आपके इसके 13 से ऊपर वाली होती है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, ये 6 वाली, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, n/2 हमने सॉल्व ही कर लिया था, n/2 इसका भी नीड होता है, तो ये आ चुका था आपका 24 डिवाइड बाई 2, 12। एल की बात करें तो एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गया 600। और एच होता है गैप, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 800 और 600 के बीच में, तो ये आपका 200 का गैप है। नाउ फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पुट करते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू 600, n/2 अभी हमने सॉल्व किया था 12, माइनस सी एफ, देखिए 13 को नहीं चुनना है, ध्यान रखें ऊपर वाली वैल्यू चुननी है 6, तो ये 6 हो जाएगा। और एफ की बात करें तो एफ है हमारा 7 और गैप है आपका 200। क्लियर। 600 प्लस 12 में से 6 गया, 6 आया अपॉन 7 इंटू 200। आगे सॉल्व करते हैं, 600 प्लस ये हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 7, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, 71.42 आया। ऐड करोगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा आपका 771.42। ओके, आंसर हमारा इसी क्लास के बीच में आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो आंसर देखिए 600 और 800 के बीच में तो आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ये। मीन में आपको नीड होती है एक्स आई की। ओके, अब एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई होता है हमारा इस जो क्लास होती है उसके बीच का नंबर, एक्स आई जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, नीचे भी लिखा होता है कई बार, अपॉन 2। ऐड करोगे 4 प्लस 2 को, तो 600/2 300 ही आएगा। और डायरेक्ट भी बच्चे समझ जाते हैं बीच का नंबर, कॉमन सी बात है, 200 और 400 के बीच में 300 आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाले होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लें। स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो बनाया रखा है, उसमें सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। यस, 4 और 600 के बीच में 5, यहाँ 7, 9, 1100, 1300, 1500, लास्ट 1700, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई करते हैं, तो छोटा ही नंबर है, अगर ये एफ आई छोटा नहीं होता नंबर, कोई बड़ा नंबर होता तो मैं मेथड स्विच कर लेता, बट यहाँ पे सीधे सीधे मैं एफ आई एक्स आई कर लेता हूँ, मतलब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर 300 को 2 से किया, 600 आ गया। 5 4 ज़ा 20 होता है तो 2000 आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49 होता है तो 4900। 9 4 ज़ा 36 होता है तो ये हो गया। 11 2 ज़ा 22 है तो ये हो गया। 13 3 ज़ा 39 होता है तो ये हो गया। 15 का हमारा 1500 ही रहेगा और इसका 1700 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो मीन होता है हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। यहाँ हम सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए हमको, तो हम एफ आई एक्स आई का सम कर लेते हैं। तो इसको ऐड करते हैं 0, फिर ये 0 ही आएगा, दो प्लेस तक तो 0 ही है। फिर आगे ऐड करते हैं 20400। ओके, सिग्मा एफ आई भी चाहिए होता है, तो ये तो हम ऑलरेडी देखे, ये एन ही की वैल्यू होती है, जो मीडियन में हमने सॉल्व किया था। तो ये कितना था 24, तो टोटल 24 हो गया। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो सिग्मा में आई है 20400, और ये हो गया 24। 2 से कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 0 0, 2 से कटेगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ बचा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा और 0। अब देखिए यहाँ पर इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15 और आगे 0 था, तो टोटल ये करेक्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 850 टाइम्स, तो हमारा मीन आ गया है 850। क्लियर, सिंपल था। Subdivision having at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered as good rainfall subdivision. How many subdivision had good rainfall? Okay, अगर 1000 mm रेनफॉल को एक अच्छा रेनफॉल माना जा रहा है, तो कितने सब डिवीजन में एक अच्छा रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप कभी भी ध्यान रखें इस बात को कि जो ये हमारा ये लिमिट होती है ना, तो हम इसको पढ़ते क्या है। तो अगर मैं जैसे कभी 800 से 1000 लिखूँ ना, तो यहाँ आपका मतलब तो होता है 800
एंड मोर या अबव, ठीक है। लेकिन इसको हम हमेशा लेस में पढ़ते हैं, तभी तो हम लेस देन वाले जो क्वेश्चन करते हैं उसमें इसको, इस लिमिट को हम लेस ऊपर रखते हैं। ओके, क्वेश्चन मैंने सब समझा रखा है, सब पॉइंट। बट अगर आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1000 को, 1000 हमारा यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, 1000 हमारा वैल्यू यहाँ से कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर का जितना भी रेनफॉल होगा सब अच्छे में ही जाएगा ना, उसने बोला ना कम से कम, मिनिमम, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम ये वाला रेनफॉल तो होना चाहिए। तो वो यहाँ थोड़ी कंसीडर होगा, यहाँ नहीं होगा, नीचे वाले तो ऐसे ही नहीं होंगे। तो ये ऊपर की वैल्यूज, तो कितने सब डिवीजन है तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो सब डिविजन्स की वैल्यू बतानी है टोटल। तो एक तो वैल्यू 2 हो गई पहली वाली, ठीक है। दूसरी वाली 3 1 1, सबको ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 + 1 + 1, तो 2 3 5 6 7, तो आंसर आ गया 7। तो कितने सब डिवीजन हो गए? 7। ओके, ये तो हमारा सेकंड केस स्टडी। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आराम से करिए। सो 38, द डिस्कस थ्रो is an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times, throw a circle, then release the throw. When released, the discus travel along tangent to the circular spin orbit. In the figure, AB is one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. Point O is the center of circle, and AOB and angle ABO is 30 degree. PQ is parallel to OA. अब देखिए यहाँ पर डिस्कस थ्रो इवेंट होता है, जो इसमें क्या होता है कि एथलीट पहले एंटी क्लॉकवाइज राउंड पीछे हाथ ले जाके फिर आगे थ्रो कर देता है, ठीक है, बॉल को। तो उसी का कुछ यहाँ पे बता रखा है। हमें जो मेनली अपने डायग्राम पे फोकस करना है, जो कि हमारा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, हम उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे देखेंगे। रेडियस सबसे पहले दे रखा है आपको 75 सेंटीमीटर। ओके, एंगल दे रखा है ABO 30, और PQ दे रखा है पैरेलल किसके? OA के। अगर इस डायग्राम को मैं फिर से बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेंटर दे रखा है O, ये रेडियस है 75, और ये टेंजेंट है आपका AB, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन जुड़ी हुई है, इस पॉइंट पर पॉइंट Q है, और यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बस घबराना नहीं है, समझ के करना है। तो देखिए, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ये हमारी टेंजेंट है जो, ओके, और जो ये रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये कितने का होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो OA होता है वो परपेंडिकुलर होता है AB पे, तो जो एंगल OAB होगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने पहले लिख दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स हम पहले क्लियर कर लेते हैं। आगे आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पूछा क्या गया है अब देख लेते हैं उसे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ फाइंड करनी है। अब AB क्या है? ये वाली वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके, उससे पहले कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं। अगर OA 75 है तो OQ भी कितना होगा? 75। रेडियस तो AB हुआ ना। चीज और दे रखा है क्वेश्चन पे में, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया रखा था ना, तो ये हमारा कितना देखा था? 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जहां पर ये वैल्यू दे रखी है 75, और आपसे पूछा गया AB, ये 30 है, ठीक है। तो आपको पता है, आपको यहाँ पर क्या लगाना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। सामने परपेंडिकुलर होता है और नीचे बेस होता है। ओके, ये बेस हो गया, तो कौन सा रेशियो होता है? 10। एंगल कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर 75, बेस है AB। 10 की वैल्यू होती है 35 में, 10 30 होता है हमारा 1/√3, 75/AB। ये इधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो AB की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर। ओके, पहला आंसर हो चुका है। सेकंड में हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ OB। अब OB की लेंथ चाहिए। OB को ध्यान से देखिए, OB हमारा ये वाला पार्ट है, इधर से इधर तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। ये आपका है B, ये है A, और ये है O, ठीक है। सामने वैल्यू थी 75। वैसे तो अब ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है 75√3, तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, हमें OB की वैल्यू चाहिए। वरना हम क्या कर देंगे, हम रेशियो भी ले लेंगे। पाइथागोरस में ना फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा 75 का
और इसका फिर ऐड करना पड़ेगा, तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेटिव हो सकता है। बट डायरेक्टली अगर हम देखें तो 30 के सामने परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओ बी हाइपोटेनियस तो है। तो ये रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच, ये होता है साइन का, एंगल सामने 30 है ही, तो साइन 30 बराबर 75 अपॉन जो ओ बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो साइन 30 होता है 1/2, 75 अपॉन ओ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 2, सीधे सीधे हमारा आ गया 150 मीटर। ओके, देखिए सी में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। तो डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, जो डायग्राम हमारा था ओ ए बी और बीच में जो लाइन थी ऐसे क्यू पी, जो कि हमारा पैरेलल दे रखी थी ओ ए के साथ। देखिए ये वैल्यू थी हमारी 75, इतनी वैल्यू। ओके, ये पूरी वैल्यू हमने निकाल दी अभी थोड़ी देर पहले 150। ए बी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 75√3, और क्वेश्चन में ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 75, बिकॉज रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 30 है एंगल और यहाँ 90। अब एक बात आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जो ये वैल्यू है क्यू, ये आपका हाफ में 75 है, तो ये हाफ कितना होगा, तो क्यू से बी तक की वैल्यू भी हमारी 150 में से 75 माइनस करेंगे तो 75 तो आएगा, मतलब ये भी कितना आ गया 75। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया हमारा, क्यू हमारा एक मिड पॉइंट बन चुका है। क्या बन चुका है, सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ओके, अब मिड पॉइंट बन चुका है क्यू। नाउ आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होगे। क्या था उसमें, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट अगर हम जोड़ें तो ये क्या होती थी, इस वाली लाइन के जो बेस वाली लाइन है उसका हाफ होती थी और पैरेलल होती थी, ठीक है। बट कन्वर्स में क्या कहता था, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कोई मान लिया डी, और डी से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो आगे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डी एक क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे कन्वर्स वाली में सिंगल मिड पॉइंट दिया होता था, और लाइन जो ये लाइन है डी ई है वो पैरेलल दी होनी चाहिए बीसी के। तो मिड पॉइंट हो और पैरेलल दिया हो ना, तो जो ई है ये भी क्या बन जाता था, मिड पॉइंट बन जाता था। क्या बन जाता था, मिड पॉइंट बन जाता था। ओके, तो अब यही सिचुएशन अगर आप यहां देखना, देखें समझ के, कौन से ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी में, थोड़ी देर पहले हमने इसे क्यू को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है, मिड पॉइंट। और अब देखिए क्यू से आपकी जो लाइन गई है ये क्यू पी, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ओ ए के क्या दिए है, पैरेलल दिए, तो मिड पॉइंट और पैरेलल को कॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो हमारा जो पी है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। पी इज मिड पॉइंट किसका, ये जो पूरी लाइन है ए बी उसका, ठीक है, ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट बन चुका है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी ए पी की, यहां तक की। तो ये जो ए पी की वैल्यू होगी वो ए बी का क्या होगी, हाफ होगी, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 75√3, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 75√3 अपॉन 2 हमारा सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 75√3 अपॉन 2 ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे सारी वैल्यू सेंटीमीटर है, इनको सही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था, मैंने मीटर लिख दिया था। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं, जो और पार्ट है इसमें क्या क्या रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, क्वेश्चन कट हो गया था तो मैंने इसको लिख दिया खुद से ही, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू की लेंथ हमें बतानी है, जो कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली। अब पी क्यू की लेंथ कैसे आएगी वो देख लेते हैं। तो देखिए फिर से एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं समझाने के लिए। तो बी ए ओ क्यू था, बीच में ही हो गया पी क्यू, ठीक है, हमें इस पी क्यू की लेंथ चाहिए। अब अगर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता ही है 75, उसके अलावा हमें यहाँ पे भी वैल्यू पता है, पूरी वैल्यू है 150, ठीक है, और ये हाफ, ये वैल्यू यहाँ पे हाफ हाफ हो गई थी 75, और ऊपर भी यहाँ पे 75, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू भी बोल सकते हैं, बट वहाँ रूट आ रहा था तो मैंने उसको नहीं लिया, जिससे कोई प्रॉब्लम ना लगे आपको। ओके,
नाउ यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, पैरेलल हो गई थी ना लाइन, तो ये 90 डिग्री होगा। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए ओ या ओ ए बी एंड ट्राइंगल क्यू पी बी, क्यू पी बी आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। तो कौन कौन सा एंगल 90 है, एक तो एंगल हमारा ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल क्यू पी बी, कितना हो गया 90 डिग्री। और देखिए दोनों एंगल में 30 आ रहा है हमारा, दोनों ट्राइंगल में 30 आ रहा है, कौन सा, ओ बी ए, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, इक्वल टू क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये कितना हो गया 30। अब दो एंगल हमारे इक्वल आ गए हैं, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल क्यू पी बी के। ओके, अब हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं तो सारी साइड्स का हम रेशियो ले सकते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो साइड की बात है, साइड ले लेंगे। तो जो ओ ए है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आप देख सकते हैं क्यू पी के। ओके, और जो हमने बड़ी साइड ली है ओ बी, वो किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू बी के। ओके, अब डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर आपकी जो साइड है, मैं यहाँ पे साइड दिखा देता हूँ आपको, जो ओ ए है वो करस्पॉन्डिंग थी क्यू बी के, और जो ओ बी थी वो करस्पॉन्डिंग थी क्यू बी के। ठीक है, नीचे वाली साइड भी ले सकते थे बट मैंने नहीं ली। ओके, क्योंकि वहाँ पे रूट में नंबर था, बाकी आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओ ए की वैल्यू 75, क्यू की पी की वैल्यू निकालनी है, ओ बी की वैल्यू आपकी है 150 और क्यू बी की वैल्यू है 75। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 के पास 75 आ गया। ओके, और 150 के पास क्यू पी आ गया, ये 150 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 75 टू सा, और टू से अगर 75 को हम सॉल्व करेंगे तो 37.5, तो कितनी वैल्यू आ गई है 37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ होता है ना। तो क्यूपी की वैल्यू आ चुकी है आपके 37.5 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये था हमारा लास्ट पार्ट। आप इस पूरे पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, सारे पार्ट्स देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आगे जो हम न्यू क्वेश्चन करेंगे तो देखते रहिए, अपने कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में पूछिए, और इसी तरीके से अपनी तैयारियों को आगे जारी रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, टेक केयर।